हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेमचरण आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन हैं? बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है पेस्टोलॉजी, बी है स्टेनले हॉल, सी गेसले और डी है जीन पियाजे। तो बाल अध्ययन आंदोलन के जनक पूछा है इसमें। बाल अध्ययन आंदोलन के जनक कौन होंगे? स्टेनले हॉल। कौन होंगे? स्टेनले हॉल। बाल विकास के जनक अगर पूछता है आपको तो उसमें क्या आएगा? इसमें आएगा पेस्टोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिकरण निम्नलिखित तकनीक का निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है? ए में दे रखा है साक्षात्कार, बी में है समाजमिति, सी में है निरीक्षण और डी में क्या है? जीवनव्रत अध्ययन तकनीक। तो सामाजिक अर्थ पूछा है तो सामाजिक अर्थ में क्या आएगा? समाजमिति तकनीक। क्या आएगा? समाजमिति तकनीक। सामाजिकता के अध्ययन के लिए सबसे प्रमुख तकनीक कौन सी होती है? सामाजिक तकनीक होती है। और समाजमिति के द्वारा ही बालक के सामाजिक विकास का पता चलता है। निरीक्षण विधि है, उसके जनक कौन है? इसके निरीक्षण की विधि के जनक कौन माने गए हैं? वाटसन माने गए हैं। और जीवनव्रत अध्ययन विधि है, इसके कौन माने गए हैं? टाइडमैन। कौन माने गए हैं? टाइडमैन। और जीवनव्रत विधि है, इसमें क्या होता है कि ये एक वह तकनीक है जिसके द्वारा अपराधी प्रवृत्ति के बालकों की और समस्यात्मक बालक है उनका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम सोपान है, यानी भाषा विकास के क्रम में जो सबसे अंतिम सोपान आता है वो कौन सा होता है? ए है ध्वनि पहचानना, बी है ध्वनि का उच्चारण करना, सी में क्या है? शब्द उच्चारण करना और डी में क्या आता है? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। यानी जो अंतिम अवस्था पूछी है, कौन सी पूछी है? अंतिम अवस्था पूछी है। तो अंतिम अवस्था क्या होगी? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें 4 क्रम दिए गए, LSRW। यानी सबसे पहले क्या होता है? सुनना, फिर उसके बाद में क्या होता है? बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 क्रम बताए गए हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा आता है? विकास की पूर्णावस्था। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता किसने कहा है? यानी बाल्य अवस्था है उसको छद्म परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? किलपैट्रिक, बी में क्या है? स्टेनले हॉल, सी में है हरलॉक और डी में क्या है? रोश। यानी किलपैट्रिक, स्टेनले हॉल, हरलॉक और रोश। तो छद्म परिपक्वता का काल किसने कहा है? तो छद्म परिपक्वता का है रोश ने। किसने कहा है? रोश ने कहा है। क्योंकि बाल्यावस्था में बालक क्या करे? बड़ों के जैसे बनने की कोशिश करता है, इससे लोगों को छद्म परिपक्वता का आभास होने लगता है। और किलपैट्रिक ने कहा है, इन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना गया है। किलपैट्रिक ने क्या माना है? प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल माना है। और बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। बुश ने क्या माना है? जीवन का अनोखा काल माना है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को समझना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के अध्ययन का उद्देश्य है, यानी बाल विकास के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बालक के विकास को समझकर तदनुसार उसका मार्गदर्शन करना, बी में है बालक के विकास का आनंद उठाना, सी है बालक के विकास क्रम के बारे में पूर्वानुमान लगा पाना और डी में है बालक के विकास का रिकॉर्ड बना पाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बालक के विकास को समझकर उसके तदनुसार उसका मार्गदर्शन करना होता है। तो बालक के विकास का प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण है वो किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। और बाल विकास के जो अध्ययन के जो उद्देश्य बताए उन्होंने, वो क्या बताया कि बालकों के स्वभाव को समझकर बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करना, बालकों के व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन और भविष्यवाणी करना, बालकों की रुचियों
अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि को समझना तथा बालकों में उचित दृष्टिकोण तथा मूल्यों का विकास करना। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार होता है, यानी जन्म के समय बालक के मस्तिष्क का भार वो कितना होता है? ए में है 250 ग्राम, बी में है 300 ग्राम, सी में है 350 ग्राम और डी में क्या है 500 ग्राम। तो बालक के मस्तिष्क का भार पूछा है, तो मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। कितना होता है? 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, यानी इसमें क्या है कि भ्रूणावस्था का विकास है, यानी भ्रूणावस्था का विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसको क्या बोलते हैं? मस्तबोधमुखी भी कहा जाता है। और शेषावस्था में मस्तिष्क का भार वो कितना हो जाता है? 350 ग्राम होता है। और बाल्यावस्था में इस मस्तिष्क का भार है वो 1260 ग्राम के लगभग हो जाता है। और किशोरावस्था आते आते कि इसका भार कितना हो जाता है? 1400 ग्राम के आसपास हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ए सीखने की इच्छा, बी अभिप्रेरणा, सी परिपक्वता और डी क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कई कारक बताए गए हैं, जैसे सीखने की इच्छा होगी, अभिप्रेरणा होगी, विशेष सामग्री होगी, शिक्षण विधियाँ होगी, परिपक्वता होगी, सीखने का समय, वातावरण और शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि और स्मरण शक्ति, ये क्या बताए गए हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट का अर्थ है, यानी गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए में है व्यवहार के रूप में, बी है परिवर्तन के रूप में, सी है मशीनों के रूप में और डी क्या है? समग्र बुद्धि के रूप में। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा? समग्र बुद्धि के रूप में। यानी गेस्टाल्ट है ये क्या है? एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द माना गया है। और जिसका अर्थ क्या होता है? पूर्णाकार और समग्राकार, यानी पूर्णाकार और समग्र आकृति वाला। और गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम को अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कोफ्का, ये 3 माने गए हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को अहा अनुभव का सिद्धांत भी कहा है। यानी गेस्टाल्ट है, इसके कई नाम बताए गए हैं। इसे अहा अनुभव है ना, यानी अहा अनुभव, ये भी माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्मजात प्रेरक नहीं है। क्या है? जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए भूख, बी है प्यास, सी है आदत और डी क्या है? नींद। तो इसमें पूछा है कि जन्मजात कारक प्रेरक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आदत नहीं होती है। भूख, प्यास, नींद ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। आदत क्या है? आदत एक अर्जित गुण मानी गई है। क्या मानी गई है? अर्जित गुण मानी गई है। और मेस्लो के अनुसार क्या है? मेस्लो ने 2 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। एक तो क्या है? जन्मजात प्रेरक और दूसरे क्या होते हैं? अर्जित। यानी मेस्लो ने 2 प्रकार के बताए। एक तो क्या बताया है? अर्जित और दूसरे होते हैं जन्मजात। तो जन्मजात में तो कौन कौन से आ गए? वे प्रेरक होते हैं जिनमें व्यक्ति जन्म के समय ही पाए जाते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, काम, निद्रा, विश्राम, ये क्या है? जन्मजात प्रेरक माने गए हैं। और जो अर्जित प्रेरक होते हैं, ये प्रेरक क्या? वातावरण से अर्जित किए जाते हैं, यानी ये वातावरण से सीखे जाते हैं, जैसे रुचि हो गई, आदत हो गई और सामुदायिकता की भावना हो गई। ये सब क्या होते हैं? ये अर्जित माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? यानी निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? ए में है प्रक्षेपी, बी में है अर्ध प्रक्षेपी, सी में है अप्रक्षेपी और डी में क्या है? व्यक्तिनिष्ठ। तो प्रश्नावली पूछी है इसमें, तो प्रश्नावली कौन सी होगी? व्यक्तिनिष्ठ। यानी प्रक्षेपी विधियाँ, यह अप्रक्षेपी विधियाँ
और दो प्रकार की बताई गई हैं। एक तो क्या बताई गई है, व्यक्तिनिष्ठ विधि, और दूसरी क्या है, वस्तुनिष्ठ विधि। तो प्रश्नावली विधि है वो साक्षात्कार, औपचारिक एवं लिखित रूप होती है। इसमें प्रश्नकर्ता तथा उत्तरदाता के सामने होना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो किसने दिया था? ए में है विलियम मैकडूगल ने, बी है सिगमंड फ्राइड ने, और सी है अब्राहम वेस्ले ने, और डी क्या है, हल ने। यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं? सिगमंड फ्राइड, जो कहाँ के रहने वाले थे? वियना के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये वियना के रहने वाले थे। और व्यक्तित्व के 3 कारक बताए इन्होंने, ईड, ईगो और सुपर ईगो, यानी 3 प्रवृत्तियां इन्होंने बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? यानी निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां हैं? ए है रोसाशाही दबाव यानी IBT, बी है प्रासंगिक अंतर्बोध TAT, और सी है बाल संप्रत्यन परीक्षण यानी CAT, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है, प्रक्षेपी विधियां पूछी है, तो प्रक्षेपी में क्या आएगा? प्रक्षेपी में ये तीनों ही आएंगे, रोसाशाही दबाव परीक्षण, प्रासंगिक बोध परीक्षण और बाल संप्रत्यन परीक्षण। ये तीनों ही किस में आती हैं? ये प्रक्षेपी विधियों में आती हैं। तो रोसाशाही दबाव परीक्षण यानी IBT, इसका निर्माण है वो किसने के द्वारा किया जाता है? हरमन रोसा के द्वारा किया था। और कब किया गया? 1921 में किया गया था। ठीक है, और इस परीक्षण में शाही दबाव के लिए कितने कार्ड चित्रित किए गए हैं? 10 कार्ड चित्रित किए गए हैं। कितने किए गए? 10 कार्ड चित्रित किए गए हैं। और इन कार्डों में व्यक्तियों के विचार जानकर उसका विश्लेषण करते हैं। यानी जो भी कार्ड दिए जाते हैं उनमें व्यक्तियों के क्या होते हैं? विचार होते हैं, और विचारों को जानकर उनका विश्लेषण किया जाता है। दूसरा है अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, और इसका निर्माण कब किया था? 1935 में। कब किया गया? 1935 में किया गया था। इसका गया था मार्गन और मूरे ने। और इसके अनुसार क्या है, इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 चित्र तो किसके होते हैं? पुरुष के, 10 होते हैं महिलाओं के, और 10 क्या होते हैं? महिला और पुरुष दोनों के। और एक कार्ड वो क्या होता है? ब्लैंक होता है। क्या होता है? एक कार्ड इसमें बिल्कुल खाली होता है। तीसरा और इसमें अगला है बाल संप्रति यानी CAT। ये है बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण है, इसका है वो 1948 में बनाया गया था इसको। और इसके जो है मनोवैज्ञानिक हैं वो है लियोर्ड बेलाक, यानी लियोर्ड बेलाक है वो इसके निर्माणकर्ता माने गए हैं। इसमें केवल 10 कार्ड ही होते हैं, और ये 10 कार्ड है ये भी किसके होते हैं? पशुओं के होते हैं, यानी जानवरों के होते हैं। किसके होते हैं? जानवरों के होते हैं। CAT में जो भी कार्ड होते हैं ये 10 कार्ड होते हैं, और ये 10 कार्ड किसके होते हैं? जानवरों के कार्ड माने गए हैं। और इन जानवरों के कार्डों के द्वारा ही इस पर बच्चों पे परीक्षण किया जाता है। और ये परीक्षण कितनी उम्र के लिए बच्चों के होता है? ये 3 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों पर किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण क्या है? ए है वंशानुक्रम, बी है जाति प्रजाति देश, सी है आयु व बुद्धि, और डी क्या है? लिंग भेद। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण किसको माना गया है? वंशानुक्रम को माना गया है। व्यक्तिगत विभिन्नता का पहला आधारभूत कारण है वो वंशानुक्रम को ही माना गया है। इसमें क्या है? जैसे रूसो, पियर्सन
और गाल्टन, इन्होंने क्या किया कि वंशानुक्रम के कारण को ही प्रबल समर्थन दिया है। उनका कहना है कि व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं का कारण उनका वंशानुक्रम ही होता है। और दूसरा अगर उन्होंने कोई कारण माना है तो वो माना गया है वातावरण को। क्या माना गया है? वातावरण को। और प्रथम स्थान पर किसको माना गया है? वंशानुक्रम को। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी में है 5, सी में है 4 और डी में है 6। तो गेरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार माने हैं? तो 3 प्रकार माने हैं। कितने प्रकार माने हैं? 3 प्रकार माने गए। थॉर्नडाइक और गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार माने हैं। कौन कौन से हो गए? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। कितने कौन से हो गए? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि के अंदर क्या होती है? इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति में यह है बुद्धि होती है कि वह मशीनों व यंत्रों में विशेष रुचि लेने लगता है, जैसे कि इंजीनियर हो गया, नृतक हो गया और मैकेनिक हो गए। ये किस में आते हैं? मूर्त बुद्धि में आते हैं। किस में आते हैं? मूर्त बुद्धि में आते हैं। और अमूर्त बुद्धि है, उसमें क्या होता है कि इसका संबंध क्या होता है? पुस्तकीय ज्ञान पर होता है। किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। जैसे कि जो दार्शनिक हो गए, शिक्षक हो गए, प्रोफेसर हो गए, ये किस में आ गए? अमूर्त बुद्धि में आते हैं। तीसरा किसको माना है? सामाजिक बुद्धि को। और सामाजिक बुद्धि में क्या होता है कि जो व्यक्ति सामाजिक या सामूहिक कार्यों में रुचि लेता है वह क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। जैसे कि नेता लोग हो गए, समाज सेवक हो गए आदि किस में माने गए हैं? सामाजिक बुद्धि में माने गए हैं। तो ये हो गया कि गेरेट है वो और थॉर्नडाइक, इन दोनों ने 3 प्रकार के बुद्धि के प्रकार माने हैं, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्ति का असामाजिक प्रवृत्तियों के समाधान में प्रमुख स्थान है। यानी व्यक्ति का असामाजिक प्रवृत्ति के समाधान में प्रमुख स्थान है। ए उदात्तीकरण, बी आत्मीकरण, सी दमन और डी क्या है? विस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उदात्तीकरण। यानी व्यक्ति के असामाजिक प्रवृत्ति के समाधान का प्रमुख साधन स्थान क्या किसका है? उदात्तीकरण का। उदात्तीकरण की युक्ति में व्यक्ति है वो अपने असामाजिक और अवांछनीय व्यवहार को संशोधित कर वांछनीय बनाने की कोशिश करता है। और उदात्तीकरण में शोधन और मार्गितीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक की विशेषता है। यानी पिछड़े बालक की विशेषता क्या है? ए में है सभी कार्यों में धीमे, बी में है शिक्षा के क्षेत्र में धीमे, सी में है स्कूल से भाग जाने वाले और डी है आर्थिक दृष्टि से कमजोर। तो यानी पिछड़े बालकों की विशेषताओं में क्या कौन से होते हैं? जो शिक्षा के क्षेत्र में धीमे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक कहा जाता है। यानी जो औसत बालकों से शैक्षिक दृष्टि से पीछे रह जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पिछड़े बालक कहा जाता है। पिछड़ा बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं होता है। पिछड़े बालक के अनेक कारण हो सकते हैं। और एक है वैज्ञानिक बर्ट है, उन्होंने क्या कहा कि जिस बालक में शैक्षिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। जो बालक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े होते हैं वही पिछड़े बालक कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। यानी विद्यार्थियों में जो अवांछित व्यवहार होते हैं उस व्यवहार को किंचित परिवर्तन में सबसे प्रभावशाली पद्धति है वो कौन सी मानी गई है? ए में है विद्यार्थियों को दंड देना, बी में है अभिभावकों के ध्यान में इससे लाना, सी है अवांछित व्यवहार करने वालों को ढूंढना व उपचार का प्रबंध करना और सी है इसकी अपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध
करना, यानी बालक का जो अवांछित व्यवहार है वो समाज के लिए मान्य नहीं होता है। और अवांछित व्यवहार में जैसे हो गया कि चोरी करना है, झूठ बोलना है, तो ये सब क्या होते हैं, ये अवांछित व्यवहार के अंदर ही आते हैं। इनको क्या है, इनको दूर करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, उपचार करना ही शिक्षण को प्रभावी बनाता है। इन कारणों को जानना क्या होता है, इनको जानना तो होता है निदान करना, और निदान के बाद इनका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो निदानात्मक उपचार विधि है, इसके जनक क्यों है, वो भी टाइडमैन को ही माना गया है। किसको माना गया है, टाइडमैन को ही माना गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए, समाज में प्रतिष्ठित लोगों को दी जाती है। बी है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है। सी है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है। और डी है, स्थानीय मुखियों द्वारा संस्थापित की जाती है। तो शिक्षा शास्त्र में वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता किसमें होती है, विकलांग व्यक्तियों को होती है। विशिष्ट शिक्षा की होती है विकलांग व्यक्तियों को, यानी विशिष्ट शिक्षा, यानी इसको स्पेशल एजुकेशन भी कहा जाता है। यानी जो लोग शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को तथा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ही होता है। और इसमें क्या आता है, जिन बालकों में दृष्टि दोष होता है तो उनके मन में हर समय उदासी, ठोकर लगने का भय और अन्य असमर्थता देखी जा सकती है। तो दृष्टि दोष वाले बालकों को कक्षा में आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए। कहाँ बिठाना चाहिए, आगे की पंक्ति में बिठाना चाहिए। और दृष्टि दोष और दृष्टिहीन बालकों के साथ कक्षा में सामान्य व्यवहार तथा श्रव्य सामग्री यानी रेडियो के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। ये तो हो गया दृष्टि दोष के लिए। अगर मान लो कोई बच्चे अंधे बच्चे होते हैं, उनको ब्रेन लिपि से भी पढ़ाया जाना चाहिए। और जो मूक और बधिर बच्चे होते हैं उनको सांकेतिक भाषा के माध्यम से शिक्षण कराया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तो वह स्थिति कहलाती है। यानी एक व्यक्ति, उसके सामने जब दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तो वो क्या, कौन सी स्थिति में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है बगनासा, बी में है दुश्चिंता, सी में है दबाव और डी में क्या होता है, संघर्ष या द्वंद्व, यानी संघर्ष और द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संघर्ष और द्वंद्व। जब व्यक्ति के सामने दो अलग अलग अवसर उपस्थित हो जाते हैं तो वह किसी एक का चुनाव करना होता है और उस व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या होता है, एक द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और संघर्ष का अर्थ होता है विपरीत विचारों, इच्छाओं, उद्देश्यों आदि का विरोध करने से। और संघर्ष की स्थिति में प्राणी में संवेगात्मक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि आपके सामने मान लो एक ही दिन में आपके अगर दो पेपर हो तो आप कौन सा पेपर छोड़ोगे, कौन सा नहीं छोड़ोगे, यहाँ ये वाला पेपर दूँ, एसआई का पेपर दूँ या फिर रीट का पेपर दूँ। तो ये क्या है, आप में क्या है कि एक द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उसको क्या, ये क्या होता है कि दो अलग अलग अवसरों में उपस्थित होता है तो इसको क्या लगता है, द्वंद्व या संघर्ष की स्थिति आ जाती है। अगला प्रश्न है, स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक है। यानी स्व प्रत्यय के निर्माण में सहायक क्या है, ए है अभिप्रेरणा, बी है अभिक्षमता, सी है स्वास्थ्य और डी क्या है, बुद्धि। यानी स्व प्रत्यय में क्या आ गया, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, स्वास्थ्य और बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अभिप्रेरणा। यानी स्व प्रत्यय का निर्माण है वो अभिप्रेरणा से ही होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है अथवा वह उसको गति प्रदान करता है। तो उसको क्या कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छात्रों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। यानी छात्रों को कितना गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा देना चाहिए, बी है कम देना चाहिए, सी है उचित देना चाहिए, सी है अनुचित देना चाहिए और डी क्या है, संतुलित देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संतुलित देना चाहिए। बच्चों को ना तो ज़्यादा गृह कार्य देना चाहिए और ना ही बहुत कम देना चाहिए।
संतुलित गृह कार्य ही बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है वुडवर्थ ने, बी है स्टीफन ने, सी है मूरे ने और डी है मोली ने। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्टीफन और कोरे ने। यानी स्टीफन और कोरे हैं, उन्होंने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया था। तो क्रियात्मक अनुसंधान है शिक्षा जगत में व्यवहारिक तथा निदानात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है। और सर्वप्रथम बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका उल्लेख किया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो किसका आएगा? बकिंघम का, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स उसके अंदर इसका उल्लेख कर दिया था। परंतु शिक्षा जगत में स्थायी रूप से क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास था वो 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन और कोरे ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है 6 से 12 वर्ष, बी है 4 से 6 वर्ष, सी है 6 से 8 वर्ष और डी है 6 से 14 वर्ष। तो कितने वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिल गया है? तो ये क्या हो गया? 6 से 14 वर्ष। कितना है? 6 से 14 वर्ष। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य यानी प्रारंभिक शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, इसका अधिकार दिया गया है। यह है अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। सिर्फ एक राज्य को छोड़कर, वो राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर था। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप घोषित करने वाला भारत क्या है? 135वां देश बन गया है। कौन सा बन गया है? 135वां देश है वो बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिकर्मित अनुदेशन का प्रकार है। प्रश्न क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन का प्रकार है रेखीय, बी में है मैथेटिक्स, सी में है सांख्यिकीय और डी में है उपरोक्त सभी। तो अभिकर्मित अनुदेशन का प्रकार क्या है? रेखीय, बी में है सांख्यिकीय, सी में है मैथेटिक्स और उपरोक्त सभी। तो इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी अभिकर्मित अनुदेशन है उसको वो रेखीय भी होता है, मैथेटिक्स भी होता है और सांख्यिकीय भी होता है। यानी अभिकर्मित अनुदेशन ये एक व्यवस्था होती है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्यक्रम का निर्माण करता है और बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति और से अधिगम को है वो स्वयं ही सीखता रहता है। अभिकर्मित अनुदेशन है उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? अभिकर्मित अनुदेशन के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला कौन सा है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? स्किनर। कौन है? स्किनर को माना गया है, इन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया था। दूसरा कौन सा है? सांख्यिकीय। सांख्यिकीय में क्या होता है कि सांख्यिकीय वाला है इसके कौन है? काउडर। प्रवर्तक कौन माने गए इसके? काउडर को माने गए। इन्होंने क्या है? समस्या के निदान और उपचार पर बल दिया। किस पे दिया है? निदान और उपचार पे बल दिया है। एक है कौन सा हो गया इसमें? मैथमेटिक्स हो गया। तो इसमें मैथमेटिक्स अभिकर्मित अनुदेशन है, इसके प्रवर्तक कौन है? गिलबर्ट माना गया है। किसको माना गया है? गिलबर्ट को माना गया। इन्होंने क्या है? पाठ्य वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया है। किस पे दिया है? पाठ्यक्रम के
स्वामित्व पर बल दिया है। और जो 4 नंबर है वो क्या है, कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। क्या है, 4 नंबर पे है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें अधिगमकर्ता कंप्यूटर में वांछित अनुदेशन के आधार पर तैयारी करता है, जैसे गणित और अन्य विषयों के विभिन्न प्रकार पर कंप्यूटर द्वारा तैयार प्रोग्राम को स्वयं कंप्यूटर में ही लोड करता जाता है। वो क्या हो गया, कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह अनुभव किस सिद्धांत को कहा जाता है। यह अनुभव किस सिद्धांत को कहा जाता है। ये वाला प्रश्न है वो अलग रूप में अपने पहले भी आया हुआ है कि यह अनुभव है, ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर से बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें क्या है, सामाजिक अधिगम, बी है गेस्टाल्ट सिद्धांत, सी है समीपता का सिद्धांत और डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गेस्टाल्ट का सिद्धांत। यानी गेस्टाल्ट का सिद्धांत है उसको यह अनुभव का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्णाकर सिद्धांत या समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत या पूर्ण अंश का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, इन नामों से जाना जाता है। और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1920 में जर्मनी के कहाँ के, जर्मनी के गेस्टाल्ट समुदाय के है, यानी 1920 में जर्मनी के गेस्टाल्ट संप्रदाय में इसका उदय हुआ था और इससे कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुभव का सिद्धांत भी कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनेक्टिव संबंधित है, यानी इनेक्टिव किससे संबंधित है। ए है संज्ञानात्मक सिद्धांत से, बी है संरचनात्मक सिद्धांत से, सी है सामाजिक सिद्धांत से और डी है चिन्ह अधिगम सिद्धांत से। यानी इनेक्टिव सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो क्या ये है संरचना सिद्धांत से। इनेक्टिव किससे संबंधित है, संरचना सिद्धांत से संबंधित है। तो संरचना सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, ब्रूनर। कौन है, ब्रूनर को माना गया है। इन्होंने बालक की अनुभूतियों में 3 तरीकों को अपनाया है। कितने तरीके अपनाए हैं उन्होंने, 3 तरीके अपनाए हैं। पहला किसका है, कौन सा है, सक्रियता का, दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि और 3 नंबर पे क्या है, सांकेतिक विधि। संक्रिया में क्या होता है कि ये 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए माना गया है और ये है एक ऐसा तरीका होता है जिसमें शिशु अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करता है। जैसे दूध की बोतल को देखकर शिशु द्वारा मुंह है चलाना। जब छोटे बच्चे के सामने अपने जब भी दूध की भरी हुई बोतल करते हैं तो वो अपना मुंह चलाने लग जाता है, जैसे वो दूध पीने की कोशिश करा। तो ये क्या हो गया, संक्रियता का माना गया और ये 3 साल तक के बच्चे में पाई जाती है। दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि। दृश्य प्रतिमा विधि है ये 3 से 12 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें बालक मन कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, दृश्य प्रतिमा विधि माना गया है। और तीसरा है सांकेतिक विधि। सांकेतिक विधि है ये 13 वर्ष के यानी 12 वर्ष के बाद में पाई जाती है सांकेतिक विधि। इसमें करीब 12 वर्ष की उम्र का सांकेतिक विधि का प्रावधान माना गया है। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए कुर्ट लेविन, बी एडविन गुथ्री, सी कार्ल रोजर्स और डी है मिलर। तो अनुभवजन्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने गए हैं, कार्ल रोजर्स को। किसको माना गया है, कार्ल रोजर्स को माना गया है। तो अधिगम के सिद्धांत है, इसमें क्या होता है कि जो समरूपता का सिद्धांत है वो दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। और सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत है वो दिया था स्पीयरमैन ने। किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। सूचना प्रक्रियाकरण का सिद्धांत है वो दिया था मिलर ने। मिलर ने कौन सा दिया था, सूचना प्रक्रिया का सिद्धांत है ये मिलर ने दिया था। और कुर्ट लेविन है, इन्होंने क्या दिया था, तल रूप यानी क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था,
कुर्ट लेविन ने दिया था तल रूप और क्षेत्र का सिद्धांत। और गुथरी है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, ये स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक शरीर के एक भाग में प्रशिक्षण दिया जाता है और वो उसका दूसरे भाग में स्थानांतरण हो जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है? ए में है क्षैतिज स्थानांतरण, बी में है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, सी में है नकारात्मक स्थानांतरण और डी में है शून्य स्थानांतरण। तो एक भाग में दिया हुआ प्रशिक्षण जब दूसरे भाग में पहुंच जाता है तो वो कौन सा होता है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। कौन सा होता है? द्विपार्श्विक स्थानांतरण। नकारात्मक, ऋणात्मक या शून्य स्थानांतरण, इसमें क्या होता है कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में बाधा बन जाता है। जब क्या बन जाता है? बाधा बन जाता है, तो वो क्या होता है? शून्य स्थानांतरण कहलाता है। तो बाधा बन जाता है, वो क्या होता है? नकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। जब एक स्थान पर दिया हुआ प्रशिक्षण जब दूसरी जगह है बाधा बन जाता है, तो वो क्या होता है? नकारात्मक स्थानांतरण होता है। और शून्य स्थानांतरण है वो किस में आता है कि जब एक विषय का सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में ना तो सहायता करता है और ना ही वह उसको बाधा बनता है, तो वो कौन सी में आ जाता है? शून्य स्थानांतरण में आ जाता है। और जो क्षैतिज स्थानांतरण है वो किस में आता है? इसको क्षैतिज स्थानांतरण भी कहा जाता है, लंबवत स्थानांतरण भी कहा जाता है। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा उस प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, तो वो क्या होता है? क्षैतिज या लंबवत स्थानांतरण कहलाता है। और द्विपार्श्विक है, इसको दूसरा नाम एक क्या है? क्रॉस शिक्षा भी कहा जाता है। क्या होता है? क्रॉस शिक्षण। जब मानव शरीर के एक भाग में दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो, जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति कभी कभी बाएं हाथ से भी लिखना शुरू कर देता है, तो वो किस में आ गया? द्विपार्श्विक स्थानांतरण में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया। यानी अधिगम के समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए बागले ने, बी है गेस्टाल्टवादी ने, सी है स्पीयरमैन ने और डी है थॉर्नडाइक ने। तो अधिगम के समरूप तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक ने समरूप तत्वों का सिद्धांत दिया है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में तभी सहायक सिद्ध होता है जब दोनों विषयों के कुछ तत्व समान होते हैं। ये बात किसने कही थी? थॉर्नडाइक ने कही थी और इसी को उन्होंने समरूप तत्व का सिद्धांत कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेरकों के वर्गीकरण में थॉमसन का प्रकार है। यानी प्रेरकों के वर्गीकरण में थॉमसन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए जन्मजात व अर्जित, बी है स्वाभाविक व कृत्रिम, सी है सामाजिक व शाब्दिक और डी है मनोवैज्ञानिक। तो प्रेरकों के वर्गीकरण में थॉमसन ने जो प्रकार दिए हैं वो प्रकार कौन से दिए हैं? स्वाभाविक और कृत्रिम। कौन से हैं? स्वाभाविक और कृत्रिम। मेस्ले ने जो दिए थे वो दिए थे जन्मजात और अर्जित। जन्मजात और अर्जित वाले किसने दिए थे? मेस्ले ने। किसने दिए? मेस्ले ने। जन्मजात और अर्जित किसने दिए थे? मेस्ले ने। स्वाभाविक और कृत्रिम ये किसने दिए थे? थॉमसन ने। ठीक है, और गेरेट है, इन्होंने क्या दिया था? जैविक, दैहिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। ये तीन दिए थे। किसने दिए थे? गेरेट ने। गेरेट ने क्या दिया? एक तो दिया सामाजिक दिया, एक दिया मनोवैज्ञानिक और तीसरा क्या था? दैहिक। ये तीन प्रकार किसने दिए? गेरेट ने। थॉमसन ने भी 2 प्रकार दिए हैं और मेस्ले ने भी 2 ही प्रकार बताए हम। तो ठीक है स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अन्य प्रश्नों के संग आपके सामने फिर से उपस्थित रहूँगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपने सुझाव अगर देने हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। धन्यवाद।